परिवर्तन नियम है जीवन का, स्वीकार इसे करना होगा। समय का चक्र चलता ही रहता, संग हमको भी चलना होगा। कंटक राह मिलेगी राही, उनमें फूलों को चुनना होगा। चट्टानों सी बाधाएं मिले तो बन पर्वत, उनसे लड़ना होगा। राह सरल हो या कठिन, हमको दृढ़ निश्चय ही बनना होगा। लक्ष्य न हासिल हो जाए तब तक अडिग लक्ष्य पर टिकना होगा। जिससे अपनी संस्कृति और परंपरा के पहलू पर खरे उतरे हम, ऐसी मानसिकता के ही साथ स्वयं को बदलना होगा। परिवर्तन नियम है जीवन का, स्वीकार इसे करना होगा। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले प्रतिबिंब जान लेते हैं कि आज हेलो इंडिया में हम क्या कुछ खास लेकर आए हैं। हेलो इंडिया में नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, बताएंगे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, साथ ही होगी राज्यों की सुर्खियां। साथ ही नजर डालेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गतिविधियों सहित आज की प्रमुख गतिविधियों पर। और इसके अलावा पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। प्रतिबिंब, इसके अलावा हेलो इंडिया में बहुत कुछ रहेगा खास, तो अगले आधे घंटे जुड़े रहिए हमारे साथ हेलो इंडिया में। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। और सबसे पहले देश से जुड़ी हुई सुर्खियां। G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को म्यूनिख में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने की सारी साजिशों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही दिया है। हम भारतीय कहीं भी रहें अपने लोकतंत्र पर गर्व करते हैं। हर हिंदुस्तानी गर्व से कहता है भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। उन्होंने कहा कि आज का भारत होता है, चलता है, ऐसे ही चलेगा वाली मानसिकता से बाहर निकल चुका है। उन्होंने आगे कहा कि आज भारत करना है, करना ही है और समय पर करना है का संकल्प रखता है। भारत अब तत्पर है, तैयार है, अधीर है प्रगति के लिए, विकास के लिए। भारत अपने सपनों और सपनों की सिद्धि के लिए अधीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ये वही भारत है जिसके बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि 1.25 अरब आबादी को वैक्सीन लगाने में 10-15 साल लग जाएंगे, लेकिन आज भारत में 90% वयस्कों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। 95% वयस्क ऐसे हैं जो कम से कम एक डोज ले चुके हैं। जो डेमोक्रेसी हमारा गौरव है, जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है, आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। आपातकाल का कालखंड, इमरजेंसी भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है, लेकिन इस काले धब्बे पर सदियों से चली आ रही लोकतांत्रिक परंपराओं की श्रेष्ठता भी पूरी शक्ति के साथ विजयी हुई। लोकतांत्रिक परंपराएं इन हरकतों के लिए भारी पड़ी है। भारत के लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने की सारी साजिशों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही दिया। हम भारतीय कहीं भी रहे अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं।
मन की बात कार्यक्रम के 90वें प्रसारण में देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल की तानाशाही का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल के जन आंदोलन की चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के हर नागरिक के जीवन में इसका बहुत महत्व है। प्रधानमंत्री ने इस पर चर्चा करने से पहले कहा कि मैं आज नौजवानों 24-25 साल के युवाओं से सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि आपके माता पिता आपकी उम्र के थे तो उनसे उनके जीवन का अधिकार छीन लिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में 1975 के जून महीने में इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू किया गया था। उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उस दौरान भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप की ये हालत थी कि बिना स्वीकृति कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। उपचुनाव के नतीजों में रविवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा की जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी राज्य की 4 में से 3 सीट पर विजयी घोषित की गई। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्रों पर भी भाजपा ने कब्जा किया। आम आदमी पार्टी पंजाब की संगरूर संसदीय सीट हार गई, लेकिन उसने राष्ट्रीय राजधानी में राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। संगरूर सीट पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खाली की थी, जबकि राघव चड्ढा के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद राजेंद्र नगर सीट पर चुनाव करवाया गया था। संगरूर सीट पर शिरोमणि अकाली दल ने जीत हासिल की। कांग्रेस त्रिपुरा और झारखंड में एक सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी ने आत्मकुरु विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। त्रिपुरा में पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार राज्य में उसका खाता अवश्य खुला है। महाराष्ट्र का सियासी संकट अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिंदे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों की अयोग्यता नोटिस के खिलाफ याचिका दाखिल की है। रिपोर्ट के मुताबिक बागी शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर द्वारा महाराष्ट्र के बागी विधायकों के खिलाफ जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में शिंदे की जगह अजय चौधरी को सदन में शिवसेना के विधायक नेता के रूप में नियुक्त करने को भी चुनौती दी गई है। भारतीय वायुसेना ने जानकारी दी है कि अग्निपथ योजना के तहत 3000 अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए उसे महज 3 दिनों में 56,960 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वायुसेना ने रविवार को ट्वीट किया कि 56,960 ये अग्निपथ भर्ती आवेदन प्रक्रिया के जवाब में वेबसाइट पर भविष्य के अग्निपथ से अब तक प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या है और पंजीकरण 5 जुलाई को बंद हो जाएगा। वायुसेना अग्निपथ योजना के तहत इस साल 3000 अग्निवीरों की भर्ती करेगा। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व आईपीएस आरबी श्री कुमार रविवार को कोर्ट के सामने पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें 2 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गुजरात पुलिस ने 14 दिनों का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 2 जुलाई तक तीस्ता और श्री कुमार को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तीस्ता सीतलवाड़ मामले की सुनवाई अहमदाबाद के घीकाटा स्थित एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 11 नंबर की कोर्ट में हो रही थी। आपको बता दें कि तीस्ता को गुजरात एटीएस की टीम ने मुंबई स्थित उनके घर से शनिवार को गिरफ्तार किया था। तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। भ्रष्टाचार में लिप्त गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की पहचान करने के लिए जारी सफाई अभियान के बीच चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति हासिल करने के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू किया है। चुनाव कानून निर्वाचन आयोग को लोगों के समूह को एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इसे पंजीयन रद्द करने का अधिकार नहीं देता है। हाल ही में केंद्रीय विधायी सचिव के साथ बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राजनीतिक दलों का पंजीकरण समाप्त करने के लिए ये अधिकार दिए जाने पर जोर दिया था। आयोग का मानना है कि कई राजनीतिक दल पंजीकृत हो जाते हैं, लेकिन कभी चुनाव नहीं लड़ते। ऐसे दल सिर्फ कागजों पर होते हैं। Forensic Science Capabilities Strengthening for Time Bound and Scientific Investigation इस विषय पर गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय आपराधिक मामलों में 90% तक दोष सिद्धि दर हासिल करने और देश में नागरिकों के अनुकूल और प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब रुख करते हैं विभिन्न राज्यों से आ रही खबरों पर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 43 दिन की श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा 30 जून से आरंभ होगी, जिसके लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सरकार यात्रियों के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दक्षिण कश्मीर हिमालय में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक लगभग 3 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, जो वार्षिक तीर्थ यात्रा का प्रबंधन करता है, उसने अपनी वेबसाइट पर सुविधा के अलावा देश भर के विभिन्न बैंकों की 566 नामित शाखाओं के माध्यम से 11 अप्रैल को 43 दिवसीय यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पंजीकरण की शुरुआत की। यात्रा के अंत तक पंजीकरण जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार आज अपना पहला बजट पेश करेगी। सरकार बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर फोकस कर रही है। राज्य के युवाओं में खेलों के प्रति बढ़ावा देने के लिए सरकार हर जिले में स्टेडियम बनाने का प्रावधान भी बजट में रखने वाली है। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस बजट में नई सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए छात्रों को गाइड करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 27 जून से 8 जुलाई तक ऑनलाइन ओरिएंटेशन मार्गदर्शन प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत छात्रों को CUET पैटर्न से परिचित कराया जाएगा। छात्रों के लाभ के लिए ये प्रोग्राम दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र कल्याण और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध होगा। तेज धूप और उमस से दिल्ली NCR सहित उत्तर पूर्व के राज्यों में गर्मी से लोग बेहाल हैं। रविवार को देश की राजधानी का तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 29 जून से 2 जुलाई के बीच दिल्ली और NCR के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। इस अवधि के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जल्द ही मॉनसून की झड़ी देखने को मिल सकती है। असम में बाढ़ से 5 और लोगों की मौत हो गई और 25 जिलों में 22 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हालांकि रविवार को बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार रविवार को बारपेटा, कछार, दर्रांग, करीमगंज और मोरीगांव जिलों के विभिन्न स्थानों पर 4 बच्चों समेत 5 लोग डूब गए। इसके अलावा 2 जिलों में 2 लोग लापता हैं। राज्य में इस साल बाढ़ और भूस्खलनों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 126 हो गई है। और बात क्रिकेट की। मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी फाइनल मैच में मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब अपने नाम कर लिया है। मध्य प्रदेश की टीम ने पहली बार ये टूर्नामेंट जीता है। बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराया। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 374 रन बनाए। इसके जवाब में मध्य प्रदेश ने 536 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। दूसरी पारी में मुंबई की टीम ने 269 रन बनाए। मध्य प्रदेश के सामने मैच की चौथी पारी में 108 रन का लक्ष्य था। इसे मध्य प्रदेश ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी जीतने वाली 20वीं टीम बन गई है। खिलाड़ियों की शानदार प्रदर्शन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी है। साथ ही इस ऐतिहासिक सफलता पर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी देगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। G7 की अहम बैठक में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जर्मनी में भव्य और जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही तमाम दिग्गजों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर वहां एक स्पेशल बैंड भी मौजूद था, जो भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत में प्रस्तुति दे रहा था। जर्मनी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की।
इस मौके पर स्टेडियम में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही वहां मौजूद हजारों की भीड़ ने उनका न सिर्फ गर्मजोशी से स्वागत किया, बल्कि मोदी मोदी के नारे भी लगाए। वहीं प्रधानमंत्री भी लोगों के इस प्यार से गदगद दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को G7 शिखर सम्मेलन से अलग अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा और अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की गई। G7 चीन को टक्कर देने के लिए तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गरीब देशों में वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों के लिए करीब $600 अरब जुटाकर चीन बेल्ट एंड रोड पहल को टक्कर देने के लिए G7 परियोजना की घोषणा की। Today we officially launched the Partnership for Global Infrastructure and Investment. We collectively have dozens of projects already underway around the globe. And I'm proud to announce the United States will mobilize $200 billion in public and private capital over the next 5 years for that partnership. We're here today because we're making this commitment together as a G7 in coordination with one another to maximize the impact of our work. Collectively, we aim to mobilize nearly $600 billion from the G7 by 2027. These strategic investments are areas of critical to sustainable development and to our shared global stability. रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार गहरी होती जा रही है। इस बीच रूस ने रविवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक के बाद एक करीब 14 मिसाइल दागी। कीव के मेयर क्लिचको ने बताया कि इस हमले में एक की मौत हो गई है, वहीं करीब 6 लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें एक 7 साल की बच्ची और उसकी मां भी शामिल हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीलंका के मंत्री ने कहा कि वो रूस से तेल खरीदने के विकल्प तलाश रहा है। इस बीच आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका की मदद के लिए एक उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करने और द्वीप राष्ट्र के अभूतपूर्व आर्थिक संकट को हल करने में मदद करने के लिए रविवार को श्रीलंका पहुंचा है। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका सरकार ने 2 महीने में तीसरी बार ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि कर महंगाई की मार झेल रही देश की जनता पर और भार लाद दिया है। सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 50 और डीजल में 60 श्रीलंकाई रुपए की बढ़ोतरी की है। अब पेट्रोल की कीमत 470 प्रति लीटर हो गई है श्रीलंकाई रुपए और डीजल की 460 प्रति लीटर श्रीलंकाई रुपए भी हो गए हैं। और इस बीच ईंधन की कमी से अगले सप्ताह तक सीमित फिलिंग स्टेशन तक ही आपूर्ति की जाने वाली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उद्योगों पर सुपर टैक्स लगाने का ऐलान किया है। इस सुपर टैक्स के ऐलान के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान सरकार के इस फैसले के विरोध में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इमरान ने सरकार के इस फैसले के विरोध में 2 जुलाई को एक बैठक आयोजित करने की घोषणा कर दी है। इसका आयोजन इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में किया जाएगा। इमरान खान ने कहा है कि शहबाज सरकार के सुपर टैक्स से उद्योगों पर दबाव बढ़ेगा और देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। दक्षिण अफ्रीका में रविवार को एक नाइट क्लब में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। इस मामले की दक्षिण अफ्रीकी पुलिस जांच कर रही है और फिलहाल नाइट क्लब में हुई मौतों के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस हादसे में शिकार ज्यादातर 13 साल की उम्र के नाबालिग हैं। और अब नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी दौरे पर हैं। आज दोपहर वो म्यूनिख से शुलॉन्स, एल्मो, क्रूएन और बवेरिया के लिए रवाना होने वाले हैं। प्रधानमंत्री बेहतर भविष्य में निवेश, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य इस विषय पर एक प्लेनरी सेशन में भी हिस्सा लेने वाले हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करने वाले हैं। पीएम स्ट्रॉन्गर टुगेदर एड्रेसिंग फूड सिक्योरिटी एंड एडवांसिंग जेंडर इक्वलिटी इस मुद्दे पर एक वर्किंग सेशन में भी हिस्सा लेने वाले हैं।
इसके अलावा यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ भी उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करेंगे। इसको लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। वृंदावन में वो विधवा निवास कृष्णा कुटीर की महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति आज चेन्नई दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज नामांकन दाखिल करेंगे। आज राज्यसभा की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर स्थायी समिति और अधीनस्थ विधान समिति की बैठक होने वाली है। लोकसभा की ऊर्जा पर स्थायी समिति और जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021 पर संयुक्त समिति की बैठक भी आज आयोजित होने वाली है। प्रतिबिंब, जैसा कि हमने खबरों में भी बताया कि प्रधानमंत्री जर्मनी दौरे पर हैं और इस दौरान रविवार को मशहूर ऑरिडोम स्टेडियम में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर भारतीय प्रवासियों में खास उत्साह नजर आया। पीएम के संबोधन को सुनने के लिए लोग काफी उत्साहित थे और प्रतिबिंब, आपको पता है कि इसमें शामिल होने के लिए, उनको सुनने के लिए करीब 8000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन स्टेडियम के अंदर सिर्फ 7000 लोगों को ही बैठने की अनुमति मिली। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने इस खास पलों का एक वीडियो भी साझा किया है। ब्रेक पर चलते चलते आपको दिखाते हैं म्यूनिक में भारतीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री के विशेष लम्हे। ब्रेक के बाद बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो बने रहिए हमारे साथ। Why does diplomacy matter? And how does it impact the common man? How did this happen? And what can be done to repair this important relationship? What is new in our foreign policy? आजादी का अमृत महोत्सव में इस हफ्ते हम आपको बताएंगे देश और दुनिया में क्या रहा खास। बताएंगे आपको दुनिया भर में कैसे मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। देखिए आजादी का अमृत महोत्सव मेरे साथ सोमवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सनसेट टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो इंडिया में। प्रतिबिंब, अब समय हो गया है हमारे आज के दिन से जुड़े इतिहास को जानने का। जी हाँ, जानते हैं 27 जून के इतिहास में कौन सी खास घटनाएं दर्ज हैं। 27 जून वर्ष 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का निधन हुआ। रणजीत सिंह बृहद पंजाब प्रांत के राजा थे। इन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है। वर्ष 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की। गुरु नानक जी के वंशज ने इनकी ताजपोशी की थी। महाराजा रणजीत सिंह ने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीवन काल में अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास फटकने नहीं दिया। बेशकीमती हीरा कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के खजाने की रौनक था। 27 जून वर्ष 1838 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म पश्चिम बंगाल में उत्तरी 24 परगना जिले के कंथलपाड़ा गांव में हुआ था। उन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है। वे बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनकी ही रचना है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन गया था। इनके द्वारा लिखा गया आनंद मठ एक कालजयी उपन्यास है। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। आनंद मठ ने हजारों क्रांतिकारियों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा की थी। बंकिम चंद्र का अंतिम उपन्यास सीताराम है।
जी हाँ, आज का दिन माणिक शाह से भी जुड़ा हुआ है शालिनी। और हम बता दें कि अमृतसर में एक पारसी परिवार में देश के पहले फील्ड मार्शल माणिक शाह का जन्म हुआ। 1932 में देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पहले बैच के लिए वो चुने गए और 1934 में वो भारतीय सेना में शामिल हो गए। बिल्कुल प्रतिबिंब। और आज़ादी के बाद उन्हें सेनाध्यक्ष बनाया गया और बाद में उन्हें फील्ड मार्शल का सम्मान प्रदान किया गया। 1971 में पाकिस्तान युद्ध की जीत का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। जी हाँ, उनकी रणनीति को जाता है। वो पूरा युद्ध उनकी रणनीति की वजह से हम जीत पाए थे। और आज 27 जून है। आज ही के दिन 2008 में देश के पहले फील्ड मार्शल माणिक शाह का निधन हुआ था। और इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने ट्विटर संदेश में कहा है कि पद्म विभूषण से सम्मानित देश के पहले फील्ड मार्शल सैम माणिक शाह जी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण नमन। उनकी दूरदर्शिता ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देश की ऐतिहासिक जीत की नींव रखी। उनकी उत्कृष्ट कर्तव्य परायणता और राष्ट्रभक्ति हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगी। प्रतिबिंब, हम देशवासी कितने भाग्यशाली हैं कि हम हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न को देख पा रहे हैं, इसका हिस्सा बन पा रहे हैं। देश और पूरी दुनिया में ये उत्सव मनाया जा रहा है और वो भी पूरी धूमधाम के साथ। जी हाँ, संसद टीवी के खास कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं सप्ताह भर चले ऐसे ही कार्यक्रमों की झलकियां। तो देखिए आज शाम 7:30 बजे आज़ादी का अमृत महोत्सव सिर्फ संसद टीवी पर। आजादी का अमृत महोत्सव में इस हफ्ते हम आपको बताएंगे देश और दुनिया में क्या रहा खास। बताएंगे आपको दुनिया भर में कैसे मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। देखिए आजादी का अमृत महोत्सव मेरे साथ सोमवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। तो पराक्रम सिंह शेखावत के साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वैसे हेलो इंडिया में हम आपको जो भी खबरें बताते हैं, इसके अलावा आज का इतिहास और जो पॉजिटिव स्टोरीज आपके लिए लेकर आते हैं, उन सभी को आप संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा संसद टीवी को ट्विटर और इंस्टा पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दे सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। और फिलहाल प्रतिबिंब जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले हम हमेशा ही चलते चलते कुछ खास तस्वीरें लेकर आते हैं। जी हाँ, तस्वीरें लेकर आए हैं गोवा से। भारत का पसंदीदा बीच डेस्टिनेशन है गोवा। लोग गोवा के मिक्स कल्चर को जानने समझने के लिए बड़ी संख्या में लगातार गोवा आते रहते हैं। और बीते दिनों गोवा में कैथोलिक फेस्टिवल साओ जो आओ को मनाया गया। प्रतिबिंब, इस त्योहार को मनाने के पीछे एक विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि जब जीसस अपनी मां के गर्भ में थे तभी इस त्योहार की नींव पड़ी थी। मदर मैरी यीशु को जन्म देने के लिए सेंट एलिजाबेथ के आश्रम में पहुंची थी और इसके बाद वे बेहद खुश हुई थी और तभी से इस त्योहार को मनाया जाता है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं गोवा के आओ फेस्टिवल की झलकियों के साथ। आप देखिए धूमधाम से मनाए गए इस विशेष पर्व की तस्वीरें। आपका दिन अच्छा बीते ऐसी हम कामना करते हैं। इसी के साथ हेलो इंडिया में आज के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।